ये इस सीरीज का चौथा पार्ट है। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टोरी शुरू करते हैं। हम तीनों जैसे ही जिबू हवेली के बड़े से दरवाजे के सामने आकर खड़े हुए, दरवाजे पर बैंधी घंटी पागलों की तरह बजने लगी। फिर धीरे धीरे दरवाजा खुला और एक छोटी सी लड़की ने बाहर झांका, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी वो डर के मारे तुरंत पीछे हट गई। हम तीनों हवेली के आंगन में अंदर आए तो अचानक से हवा में एक अजीब सी ठंडी और डरावनी सिहरन महसूस होने लगी। मैं थोड़ा और आगे बढ़ी तो देखा कि एक बूढ़ी औरत हाथ में 3 अगरबत्तियां लिए एक पूजा की चौकी के सामने खड़ी है। उसने अगरबत्तियां धूपदान में लगाईं और फिर मेरी तरफ घूमकर बोलने लगी। कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि यमलोक से कोई अफसर इस इंसान की दुनिया में आया है, पर मैंने तो जितना भी गणित लगाया मुझे उस अफसर का कोई पता ही नहीं चला। मुझे क्या पता था कि यमलोक का वो अफसर कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान है। और वो छोटी बच्ची जो दरवाजा खोलने आई थी डर के मारे उस बूढ़ी औरत के पीछे जाकर छुप गई थी। मैंने एकदम कड़क आवाज में उससे पूछा, तुमने उस शैतानी प्रेत लोक के भूतों के साथ हाथ मिलाकर मेरी दोस्त ली शिव को किडनैप किया है ना? बूढ़ी औरत ने बड़ी सफाई से अपना जुर्म मान लिया और बोली, हाँ ये सब मैंने ही किया है। मैंने तुरंत दूसरा सवाल दागा, उस प्रेत लोक के किस भूत से हाथ मिलाया है तुमने? क्या नाम है उसका? बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी पीठ के पीछे इशारे से देखने लगी। मैंने मुड़कर देखा तो ना जाने कब मेरे पीछे अनगिनत काले साएं और भूत आकर खड़े हो चुके थे। मैंने तुरंत आवाज लगाई, बर्फ की दुनिया, बाहर आओ और इनका सफाया करो। अगले ही पल बर्फीली ताकतों ने उन भूतों को घेर लिया और एक तरफा गाजर मूली की तरह काटने लगी। उसी वक्त उस बूढ़ी औरत के पीछे भी 2 बेहद भयानक और खतरनाक भूत प्रकट हो गए। मैंने बिना कुछ बोले बस अपनी कमर से वो पुरानी जादुई तलवार बाहर निकाली। मेरी तलवार देखते ही वो दोनों खतरनाक भूत वहीं के वहीं जम गए। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई आगे बढ़ने की। करीब 1 मिनट में मेरे पीछे के सारे भूतों का काम तमाम हो चुका था। तब जाकर बूढ़ी औरत हिम्मत जुटाकर बोली, जिस भूत से मैंने हाथ मिलाया है वो ताकत में बिल्कुल तुम्हारी तरह है। इंसानों की भाषा में कहें तो वो तबाही मचाने वाला महाभूत है। मुझे थोड़ा अचरज हुआ। मैंने सोचा नहीं था कि प्रेत लोक से इतना ताकतवर भूत इंसानों की दुनिया में आ घुसेगा। फिर मैंने उससे पूछा, तुम तो तंत्र मंत्र वाले पुराने घराने से ताल्लुक रखती हो, फिर तुम्हारा इस भयानक प्रेत लोक से इतना गहरा रिश्ता कैसे हो गया? बूढ़ी औरत ने एक ठंडी सांस भरी और बोली, हाँ सही कह रही हो तुम, हम कभी यमलोक की उस पवित्र परंपरा का हिस्सा हुआ करते थे। ये कहते हुए उसने फिर से 3 अगरबत्तियां सुलगा लीं और आगे बोली, 7 साल पहले जब प्रेत लोक का ये साया पहली बार हमारी दुनिया पर पड़ा था तब तक हमारा यमलोक से नाता जुड़ा हुआ था। हम यमराज के नाम की धूप अगरबत्ती करते, चढ़ावा चढ़ाते तो यमलोक के दूत हमारी छोटी मोटी पुकार सुन लिया करते थे। लेकिन 1 साल बीतते बीतते हमने चाहे कितनी भी मिन्नतें की, यमलोक से कोई जवाब आना बंद हो गया। उस समय जब चारों तरफ भूत प्रेतों का आतंक फैल रहा था तो हम जैसे तंत्र मंत्र करने वाले लोगों पर भूतों का साया पड़ने का सबसे ज्यादा खतरा था। अपनी जान बचाने के लिए मुझ जैसी कई तांत्रिक औरतों ने प्रेत लोक के भूतों से हाथ मिला लिया और कुछ लोगों ने उस पारलौकिक पुल वाले तंत्र से हाथ मिला लिया। बात करते करते बूढ़ी औरत ने फिर से 3 अगरबत्तियां निकाल लीं और सुलगाने लगी। मुझे ये सब देखकर बड़ा गुस्सा आया। मैंने चिढ़कर कहा, अरे बस भी करो, अब और अगरबत्ती मत जलाओ। तुम खुद ही कह रही हो कि मैं एक जिंदा इंसान हूँ, तो भूतों को बेहोश करने वाली इस धूनी का मुझ पर क्या असर होगा? बार बार वही धूप जलाए जा रही हो। बूढ़ी औरत का हाथ वहीं थम गया। अपनी ये छोटी सी चालाकी पकड़े जाने पर वो थोड़ी शर्मिंदा हो गई और माहौल में अजीब सी चुप्पी छा गई। मैंने थोड़ा सोचकर कहा, चलो छोड़ो ये सब, अब तुम अपने उसी पुराने तरीके से यमलोक से संपर्क करने की कोशिश करो। मैं भी तो देखूं कि तुम कैसे बुलाती हो। बूढ़ी औरत ने हाँ में सिर हिलाया। उसने लाल रंग की खास अगरबत्तियां निकाली, उन्हें जलाया और यमराज की मूर्ति के आगे घुटने टेक कर बैठ गई। वो मुंह ही मुंह में कोई गुप्त मंत्र बड़बड़ाने लगी। देखते ही देखते वो धुआं उड़कर यमराज की मूर्ति के अंदर समाने लगा। कायदे से देखा जाए तो यमलोक तक उसकी पुकार पहुंच जानी चाहिए थी, पर वहां से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा था? इसका एक ही मतलब हो सकता था, यमलोक के अंदर ही कोई बहुत बड़ा घपला चल रहा है या कोई गद्दारी कर रहा है। मैंने उसे रोकते हुए कहा, बस बस, अब और नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ आ गया कि मामला क्या है। बूढ़ी औरत खड़ी हुई और मुझसे बोली, प्रेत लोक का वो खतरनाक महाभूत इस शहर में आ चुका है। बहुत जल्द तुम्हारी उससे मुठभेड़ होने वाली है। फिर उसने अपनी छोटी सी पोती की तरफ देखा जो उसके पीछे छुपी थी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैंने जो पाप किए हैं उसकी सजा मैं भुगतने को तैयार हूँ, पर मेरी ये मासूम पोती निर्दोष है। हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ, इसे छोड़ दो। मैंने तुरंत हाँ नहीं कहा, बल्कि उसके सामने एक शर्त रखी। ठीक है, तुम्हारी पोती को बख्श दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें प्रेत लोक के खिलाफ मेरी मदद करनी होगी।
बूढ़ी औरत थोड़ी हिचकिचाई और उसने पीछे खड़े उन 2 खतरनाक भूतों की तरफ देखा। मैंने भी उन भूतों को घूरा। साफ जाहिर था कि प्रेत लोक ने इन दोनों भूतों को इस बूढ़ी औरत पर नजर रखने के लिए पहरेदार बनाकर भेजा था। मैंने उससे कहा, तुम्हें इन भूतों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कहते ही मैंने झपट कर एक भूत का सिर दबोच लिया। दूसरा भूत ये देखते ही दुम दबाकर भागने लगा। मैंने बस अपनी उंगलियों का इशारा किया और हवा में से लोहे की भारी जंजीरें निकलीं और उस भागते हुए भूत को कसकर जकड़ लिया। अगले ही पल मैंने उन दोनों भूतों को अपनी जादुई भूत कैद किताब में बंद कर दिया। किताब के पन्नों पर अपने आप नाम और जानकारी छपने लगी। डीनान, रोंग फैंग स्तर, महाभूत भयानक ताकत, अपना ही एक हमशक्ल नकली रूप बनाना, रोज की कमाई, 80 यम सिक्के, नाम गान लियांगजू, स्तर, महाभूत भयानक ताकत, आत्मा को खींच लेना, रोज की कमाई, 80 यम सिक्के। इसके बाद किताब का पहला पन्ना अपने आप खुला और उस पर चमचमाते अक्षरों में लिखा आया, बधाई हो, आपने अपना मिशन पूरा कर लिया है। आपकी रोज की यम सिक्कों की कमाई अब 10 गुना बढ़ाई जाती है। ये पढ़कर तुम्हारे खुशी के मेरी बाँछें खिल गईं। हाहाकार मचाने वाली रकम मिल गई थी मुझे। भाई, लॉटरी लग गई। अब मेरे पास पूरे 10 महाभूत थे, यानी मेरी एक दिन की कमाई हो गई 8000 यम सिक्के, 10 दिन के 80,000 और महीने के पूरे 2,40,000 यम सिक्के। हे भगवान, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 10-15 सालों में तो मेरी कुल संपत्ति पूरे यमलोक के खजाने से भी ज्यादा हो जाएगी। मुझे ऐसे अकेले खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुराते और खुशी से पागल होते देख वो बूढ़ी औरत हकलाते हुए बोली, हाँ, आप ठीक तो है ना? मैंने तुरंत अपनी हंसी पर काबू पाया, संभल कर बोली, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो, अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो उस खौफनाक प्रेत लोक का साथ दो या फिर मेरे साथ हाथ मिलाओ। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली और बेचारगी से बोली, क्या मेरे पास सच में कोई और रास्ता बचा है? उसकी बात सुनकर मैंने अपना हाथ हवा में उठाया और मेरी अंगूठी में से एक के बाद एक पूरे 15-20 भूत बाहर निकल आए। मैंने बूढ़ी औरत से कहा, ये सारे भूत आज से तुम्हारे पहरेदार हैं। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें संदेश भिजवा दूंगी। ये सब निपटाने के बाद मैं अपनी साथी झुगे मिंग्युए के साथ वहां से निकल पड़ी। रास्ते में जब मिंग्युए मुझसे अलग होने लगी तो उसने बड़े अचरज से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि वो बूढ़ी औरत पीठ पीछे तुम्हारे छुरा घोंप दे? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे समझदार लोग कभी बेवकूफों वाले काम नहीं करते। उसे पता है कि मेरा साथ देने में ही उसकी भलाई है। घर पहुंचते ही मैंने अपनी उस जादुई अस्त्र चलाने की किताब से हवा और ऊर्जा को महसूस करने का पाठ पढ़ना शुरू किया। असल में ये विद्या इंसानों को अपने अंदर की कुदरती ताकत यानी सांस और हवा को पहचानना सिखाती है। पूरे 5 घंटे की कड़ी मेहनत और तपस्या के बाद आखिरकार मुझे अपने शरीर के अंदर बहती उस कुदरती ताकत का एहसास हुआ। इसके बाद अगला पड़ाव था बिजली वाली कुल्हाड़ी को चलाना सीखना। पहला तरीका था हवा में बिजली पैदा करना। दूसरा तरीका था उस बिजली को सुरक्षा कवच की तरह पूरे शरीर पर लपेट लेना ताकि दुश्मन के वार का असर ही न हो। और तीसरा खतरनाक तरीका था बिजली पैदा भी करना और साथ ही उसे शरीर पर लपेटकर हमला भी करना। सब कुछ अच्छे से समझने के बाद मैंने अपनी उस अंदरूनी ताकत से कुल्हाड़ी को जगाने की कोशिश की। अगले ही पल वो कुल्हाड़ी जैसे जिंदा हो उठी। मेरे हाथों में थर थर कांपने लगी और मुझे साफ महसूस हुआ कि इसके अंदर एक भयानक तूफानी ताकत फटने को तैयार है। मैंने कमरे के कोने में रखे एक मिट्टी के गमले पर निशाना साधा और ताकत छोड़ दी। कड़कड़ाड़ कड़ाक एक जोरदार बिजली कड़की और वो गमला पलक झपकाते ही जलकर राख हो गया। अभी मैं इस ताकत को देखकर हैरान ही हो रही थी कि अचानक मेरे घर के मुख्य दरवाजे पर कोई जोर जोर से थपथपाने और चिल्लाने लगा, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। मैंने जाकर जैसे ही दरवाजा खोला मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे पर खड़ी उस लड़की ने देखा कि मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो उसने झट से अपना हाथ ऊपर उठाया। अगले ही पल उसकी हथेली पर गुलाबी और लाल रंग की एक बेहद खौफनाक आग की लपट नाचने लगी। वो गुस्से में तमतमा कर बोली, अगर अब भी मुंह नहीं खोला ना तो तुम्हारा पूरा घर फूंक कर राख कर दूंगी, समझ आया? डर के मारे मेरी तो जीभ ही लड़खड़ाने लगी। तुम मैं उस सुंदर पर खतरनाक लड़की ने घूरते हुए पूछा, पहचाना मुझे या भूल गए? मैंने हकलाते हुए कहा, याद है, बिल्कुल याद है। असल में इस लड़की का नाम था त्सुई शिन्युन। ये उसी पारलौकिक पुल वाली परंपरा के बड़े अफसर की शिष्या थी और उस खास लाल कमल की आग की मालकिन थी। सबसे बड़ी बात, ये भी मेरी तरह एक जिंदा इंसान थी। इसी वजह से वो महीने में सिर्फ 7 दिन ही यमलोक में रह सकती थी। पुरानी बात है, उस समय मैं यमलोक की एक मामूली सिपाही हुआ करती थी। एक दिन ये त्सुई शिन्युन यमलोक की गलियों में यूं ही मटर गश्ती कर रही थी। मुझे क्या पता था कि ये कोई जिंदा इंसान है, और वैसे भी यमलोक के भूत प्रेत तो इतने बदसूरत और डरावने होते हैं कि अचानक इतनी सुंदर लड़की को देखकर मेरी आंखें चकाचौंध हो गईं। तो
तो मैंने क्या किया? मैंने चौधराहट में इसे पकड़कर जेल में डाल दिया और कई दिनों तक इससे अपने काम करवाए। कोई बुरा काम नहीं किया था बाबा, बस इतनी सुंदर थी कि सामने देखकर आंखें सेंकने में बड़ा मजा आता था। खैर, बाद में मैंने इसे छोड़ दिया था, पर जब आज दोबारा ये मेरे सामने खड़ी थी तब तक वो लाल कमल की आग की इकलौती मालकिन बन चुकी थी। मुझे लगा कि वो मुझसे बदला लेने आई है, इसलिए मैं उससे मुंह छुपाकर भागती फिर रही थी। सुई शिन्युन ने मुझे घूरते हुए कहा, मुझे तो सपने में भी नहीं लगा था कि तुम यमलोक की अफसर होने के बावजूद एक जिंदा इंसान निकलोगी। मैंने भी तुरंत पलटकर जवाब दिया, तो मुझे कौन सा सपना आया था कि तुम भी कोई भूत नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान हो। सुई शिन्युन ने एक ठंडी और कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, मोरिन, यमलोक में भी तुम्हारा यही नाम था और इस इंसानी दुनिया में भी यही नाम रखा हुआ है। अगर मुझे तुम्हारा नाम न पता चलता तो मुझे कभी खबर ही नहीं होती कि तुम इस दुनिया में आ चुकी हो। ये कहते कहते अचानक उसे कोई पुरानी बात याद आ गई और उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल काला पड़ गया। अगले ही पल उसकी हथेली पर जल रही वो गुलाबी लाल आग भग से 1 मीटर से भी ऊंची उठने लगी। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई और चिल्लाई, अरे अरे तुम पास मत आना, दिन दहाड़े ये सब क्या कर रही हो? देख रही हो मेरे हाथ में फोन है? सच कह रही हूँ, तुम्हारी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दूंगी। सबको बताऊंगी कि तुम मुझ जैसी सीधी सादी भोली लड़की को परेशान कर रही हो। मेरी ये बात सुनकर सुई शिन्युन के कदम वहीं रुक गए। मैंने राहत की सांस लेते हुए तुरंत पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? सुई शिन्युन ने हुंकार भरते हुए कहा, जाहिर है तुमसे अपना पुराना बदला लेने आई हूँ। मैंने चिढ़कर कहा, अरे यार, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा बखेड़ा। उस समय मुझे लगा कि तुम कोई भूत हो, तो मेरी बात पूरी होने से पहले ही सुई शिन्युन की आंखों में खतरनाक जहर तैरने लगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो एक शब्द और मत बोलना। मैंने मुंह ही मुंह में फुसफुसाते हुए चुटकी ली। अब मुझे क्या पता था कि दुनिया में तुम जैसी भी कोई अजूबा होगी जो जिंदा होते हुए भी अपनी आत्मा को शरीर से निकालकर यमलोक में मटर गश्ती करने पहुंच जाएगी। सुई शिन्युन ने अपनी भौहें, सिकोड़ी और हाथ का एक झटका देकर वो गुलाबी आग मेरी तरफ फेंक दी। मैंने तुरंत साइड में छलांग लगाई। आग जमीन पर गिरते ही धड़क की आवाज के साथ 1 मीटर से भी ऊंची उठकर धधकने लगी। मेरा दिल दहल गया। मैंने हाँफते हुए चिल्लाकर कहा, अरे सुई शिन्युन, इंसान को पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए ना, है कि नहीं? सुई शिन्युन ने अपनी आंखें छोटी की। मेरी इस बात ने उसकी आग में घी डालने का काम किया। वो ठंडी पड़ने के बजाय और भयानक गुस्से में आ गई। उसके मन में आया कि इस मोरिन नाम की लड़की ने यमलोक में मेरी आत्मा को बंदी बनाकर जलील किया और अब मुंह उठाकर कह रही है कि सब पुरानी बातें भूल जाओ। क्या मजाक है? उसने खौफनाक नजरों से मुझे देखा और बोली, मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपने रहने के लिए कोई नया घर ढूंढ लेना चाहिए। बात खत्म होते ही उसकी उंगलियों से आग की एक छोटी सी चिंगारी उड़कर मेरी छत पर जा गिरी। देखते ही देखते मेरी पूरी की पूरी नई चमचमाती हवेली धू धू करके जलने लगी। मैं बेबसी से उस उठती हुई आग को देखती रह गई। भाई, ये तो मेरी नई नवेली हवेली थी। सुई शिन्युन ने मुझे एक जहरीली घूर घूर कर देखी और बिना कुछ कहे पैर पटकती हुई वहां से चली गई। मैं तो पूरी तरह सन्न रह गई। क्या पागल औरत है यार, इतनी दूर से इतना नाटक करके आई और सिर्फ इसलिए आई ताकि मेरे घर में आग लगा सके। मैं बेचारगी से उस जलते हुए घर को देखती रही। वो लाल कमल की पारलौकिक आग इतनी खतरनाक थी कि उसे बुझाने की हिम्मत मेरी भी नहीं थी। मेरा घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मन एकदम खट्टा हो गया। अब तो साफ था कि आज की रात भी मुझे किसी होटल में ही काटनी पड़ेगी। अगली सुबह होते ही मैं सीधी शांतिधाम आश्रम पहुंची। वहां अंदर कदम रखते ही मैंने देखा कि सब लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं, जैसे कहीं भागने की तैयारी में हो। तभी वहां आश्रम का एक सेवक शिन्युन मुझे देखकर हैरान होते हुए बोला, अरे मोरिन बहन, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? मैंने बात संभालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, यूं ही। वैसे तुम लोग ये आश्रम खाली करके कहाँ जा रहे हो? शिन्युन ने बेचारगी से मेरी तरफ देखा और बोला, अगर अभी सारा सामान समेटकर बाहर नहीं ले गए ना तो आज रात के बाद यहाँ कुछ भी सलामत नहीं बचेगा। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती, आश्रम के बड़े गुरुजी ली हुई मुख्य मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने मुझे देखकर आवाज लगाई, मोरिन जी, जरा अंदर आकर बैठिए। जब मैं मंदिर के अंदर गई तो देखा कि पूरा हॉल खाली हो चुका था। बस बीच में एक अकेली मेज रखी थी। गुरु ली हुई ने मुस्कुराते हुए कहा, मोरिन जी, आज रात आपके और उन शैतानी ताकतों के बीच बहुत भयंकर जंग होने वाली है। हमारा ये आश्रम तो बीच में पिस जाएगा। मुझे तो लगता है ये लकड़ी के मकान आधे से ज्यादा राख हो जाएंगे। मैंने झेपते हुए कहा, अरे गुरुजी, आप तो बेवजह बात को बढ़ा रहे हैं, इतना भी कुछ नहीं होगा। लेकिन गुरुजी बड़े खुले दिल के इंसान थे। हंसते हुए बोले, अरे जब आप जंग के मैदान में उतरोगी तो आपके सामने जो आएगा वो नहीं बचेगा। फिर ये हमारे लकड़ी के छोटे मोटे झोंपड़े आपकी ताकत का वार कैसे झेल पाएंगे? मैं चुपचाप उस बूढ़े इंसान को देखती रह गई। मन ही मन सोचा, क्या मैं सच में इतनी खतरनाक हूँ? धीरे धीरे रात का अंधेरा घिरने लगा। आश्रम का सारा कीमती सामान सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया था। तभी अचानक बाहर से भारी और तेज कदमों की आहट सुनाई दी।
5 अजीब और डरावने मुसाफिर अंदर दाखिल हुए। मैंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, घुमा फिराकर बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने बाजार में वो जादुई तंत्र मंत्र का सामान जानबूझकर बेचा था ना, ताकि मुझे लालच देकर बाहर निकाल सको। जब दोनों ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं तो ये नाटक किस लिए? कल उस बूढ़ी औरत के पास जाने के बाद मुझे ये बात समझ आ गई थी कि इस दुनिया में आते ही ये खतरनाक भूत मेरे पीछे लग गए थे। लेकिन चूंकि मैं एक जिंदा इंसान थी, इसलिए वो तंत्र मंत्र से मेरी सही लोकेशन नहीं पता कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने वो जादुई सामान फैलाने का ड्रामा रचा था ताकि मैं खुद खींची चली आऊं। मैंने अपनी आवाज को बर्फ की तरह ठंडा करते हुए कहा, तुम सब यहाँ मुझे खत्म करने के इरादे से आए हो ना? उनमें से एक लंबे चौड़े हट्टे कट्टे आदमी ने हंसते हुए कहा, मॉरिन? अरे नहीं, यमलोक की अफसर मॉरिन। मैंने चौंक कर पूछा, तुम मुझे पहचानते हो? लेकिन फिर मेरी नजर उनके शरीर पर पड़ी और मेरा मुंह घृणा से कड़वा हो गया। मैंने थूकते हुए कहा, तुम प्रेत लोक के भूतों की नीयत सच में पूरी तरह गिर चुकी है। चैन से अपनी भूतिया दुनिया में नहीं रहा जाता। जिंदा इंसानों की लाशों के अंदर घुसकर फिर रहे हो, शर्म नहीं आती? वो हट्टा कट्टा भूत मजाक उड़ाते हुए बोला, ओहो, यमलोक की अफसर अब हमें अच्छाई और सच्चाई का पाठ पढ़ाएगी। ये कहते हुए उसने न जाने कहां से एक छोटी सी मासूम बच्ची का कटा हुआ सिर निकाला और जमीन पर मेरे कदमों में फेंक दिया। वो नीच हंसते हुए बोला, मैंने इसके पूरे परिवार को गाजर मूली की तरह काट डाला। क्यों? क्या अब तुम मुझसे इसका बदला लोगी? मैं तो गुस्से से आग बबूला हो ही रही थी, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही पास खड़े गुरु लिहुई ने कांपती आवाज में पूछा, तुमने उस मासूम बच्ची को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? वो दरिंदा ठहाका मारकर हंसा, क्यों मारा? अरे इसके लिए कोई वजह चाहिए क्या? रास्ते में दिख गई तो मन किया और मार दिया। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैंने बिना एक पल गंवाए अपनी कमर से वही खतरनाक जादुई तलवार खींच ली। वो हट्टा कट्टा दानव बेपरवाही से हंसा, लगता है यमलोक के इस अफसर का दिमाग खराब हो गया है। शायद भूल गई कि उस दिन मैंने इसे कुत्ते की तरह भगा भगा कर मारा था। ये सुनते ही मेरी आंखें गुस्से से फैल गईं। मेरी देह से एक भयानक तूफानी हवा निकली और चारों तरफ फैल गई। ये कोई मामूली भूत नहीं था, ये प्रेत लोक का वही कुख्यात शैतान गोंगशू था। मुझे सब याद आ गया। ये वही गोंगशू था जिसने एक ही रात में यमलोक के एक पूरे इलाके के 1.5 लाख भूतों को बेरहमी से गाजर मूली की तरह काट डाला था। उस खौफनाक रात भूतों की चीखों से पूरा यमलोक कांप उठा था। उस समय मैं एक मामूली सिपाही हुआ करती थी। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी। उसने मुझे भी मारने के लिए खदेड़ा था। उस रात अगर मेरे कुछ वफादार भूत दोस्तों ने अपनी जान पर खेलकर मुझे न बचाया होता तो मैं जिंदा न बचती। मुझे बचाने के चक्कर में मेरे वो सारे दोस्त मारे गए थे। बाद में जब स्वयं यमराज ने मैदान में कदम रखा, तब जाकर इस दरिंदे का आतंक रुका था। जब गोंगशू ने देखा कि मैंने उसे पहचान लिया है तो वो और भी बेशर्मी से हंसने लगा। हाँ, पहचान लिया ना मुझे? तू वही मामूली सिपाही है जो उस दिन भीगी बिल्ली बनकर भागी थी। किस्मत अच्छी थी कि बच गई, पर देख, कुछ ही सालों में तू सिपाही से अफसर बन गई। मेरी आवाज में खून की प्यास उतर आई। बहुत अच्छा हुआ जो तुम सामने आ गए। आज पुराना हिसाब भी चुकता होगा और नए पापों की सजा भी मिलेगी। आज मैं तुम्हारी आत्मा के चिथड़े चिथड़े उड़ाकर तुम्हें हमेशा के लिए मिटा दूंगी। गोंगशू ने मजाक बनाते हुए कहा, ओहो मॉरिन मैडम, बड़ी बड़ी बातें। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ खाली हाथ आया हूँ? तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए मैं खास तैयारी करके आया हूँ। ये कहते ही उसने इंसानी खोपड़ी से बनी एक बेहद डरावनी लाठी निकाली। उस लाठी के बाहर आते ही उसमें से हजारों बेकसूर आत्माओं के रोने और गिड़गिड़ाने की भयानक चीखें गूंजने लगीं। तभी गुरु लिहुई चुपचाप आगे बढ़े और मेरे बगल में आकर खड़े हो गए। ये देखकर शिन्युन ने घबराकर उन्हें रोका। गुरुजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने तो खुद ही हमसे कहा था कि हम इस मामले में टांग न अड़ाएं। गुरु लिहुई ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, हाँ शिन्युन, मैंने तुम बच्चों को इस खतरे से दूर रहने को कहा था, पर मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं खुद हाथ पर हाथ रखकर बैठूंगा। सच कहूँ तो इस दरिंदे गोंगशू से मिलने से पहले गुरुजी भी झमेले से बचना चाहते थे, लेकिन इस राक्षस की हैवानियत देखने के बाद उनका खून खोल उठा था। ऐसे नीच भूतों का इस धरती पर जिंदा रहना पाप था। शिन्युन ने बेताब होकर पूछा, तो गुरुजी मैं क्या करूं? मैं आपकी क्या मदद करूं? गुरुजी ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, तुम पीछे हट जाओ, ये लड़ाई तुम्हारे बस की नहीं है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, मॉरिन बेटी, आज ये बूढ़ा भी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। मैंने सिर हिलाया, पर ज्यादा कुछ बोलने का वक्त नहीं था। मैंने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और सीधे गोंगशू की तरफ झपट पड़ी। अगले ही पल एक इंसान और एक खौफनाक शैतान के बीच आर पार की जंग शुरू हो गई। हवा में दोनों की ताकतें आपस में टकराने लगीं। गोंगशू की ताकत बहुत भयानक थी। वो वार पर वार किए जा रहा था और उसका पलड़ा भारी पड़ता दिख रहा था। उसके हाथ की वो खोपड़ी वाली लाठी हर वार के साथ बर्फीले डंक मार रही थी, जिससे निपटना बहुत मुश्किल हो रहा था।
जब मुझे लगा कि आमने सामने की सीधी लड़ाई में बात नहीं बन रही है तो मैंने तुरंत अपनी चाल बदली। मैंने एक के बाद एक अपने जादुई भूतिया वार शुरू कर दिए। भूतिया कला, चक्रवार, भूतिया कला, चीर फाड़। मैंने एक के बाद एक कई जादुई वार किए और गोंग शू को पीछे ढकेल दिया, यहाँ तक कि मैंने उसे उस इंसानी लाश के शरीर से ढकेलकर खींच बाहर निकाला। पास खड़े गुरु ली हुई ये देखकर हक्के बक्के रह गए। 1 मिनट से भी कम समय में मैंने 5 से ज्यादा अलग अलग जादुई वार कर दिए थे और हर वार एक से बढ़कर एक खतरनाक था। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने मुझे समझने में थोड़ी भूल कर दी थी। मैं उनकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। गोंग शू ने अपनी हार महसूस करते हुए दूर खड़े अपने 3 साथी भूतों पर चिल्लाया, अरे बुद्धुओं की तरह खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी आओ और मेरी मदद करो। ये देखकर मैं कहाँ पीछे हटने वाली थी। मैंने मन ही मन कहा, अच्छा बेटा, तेरे पास साथी हैं तो क्या मेरे पास साथी नहीं है? अगर गुंडगर्दी और टोली बनाकर ही लड़ना है तो आ जाओ, देखते हैं किसमें कितना है दम। अगले ही पल मेरी एक चुटकी बजते ही मेरे सामने पूरे 5 महाभूत प्रकट हो गए। गुरु ली हुई की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वे मुंह फाड़े सोचते रह गए, हे भगवान, महाभूत! मोरिन तो ऐसे भूतों को बुला रही है जैसे जेब से टॉफी निकाल रही हो। कोई पाबंदी ही नहीं है क्या इस पर? उधर मेरी वफादार भूत साथी चेन शी ने बिना कोई वक्त गंवाए दुश्मनों पर धावा बोल दिया। उसके साथ ही जुहांग और मेरे बाकी प्रेत साथी भी अपनी अपनी बंदूकें और हथियार लहराते हुए जंग में कूद पड़े। चारों तरफ खौफनाक ताकत का बवंडर उठने लगा और जमीन कांपने लगी। मैं एक बार फिर सीधी गोंग शू से भिड़ गई। गोंग शू ने चालाकी दिखाई और हवा की तरह गायब होकर अचानक मेरी पीठ के पीछे आ गया। उसने अपनी खोपड़ी वाली लाठी से सीधे मेरी पीठ पर खतरनाक वार करना चाहा। ठीक उसी पल मेरी बर्फ परी बर्फ की दुनिया मेरे पीछे प्रकट हुई और उसने गोंग शू का वार अपने ऊपर झेल लिया। छनन्नन! वार इतना जोरदार था कि बर्फ परी के आर पार छेद हो गया और उसका शरीर धुएं की तरह बिखरने लगा। मैंने बिना एक पल गंवाए तुरंत 10,000 यम सिक्के निकाले और उन्हें जादुई धुएं में बदलकर उसकी देह में डाल दिया। देखते ही देखते बर्फ परी के घाव भरने लगे और वो बिल्कुल ठीक हो गई। गोंग शू ने ये देखा तो उसका दिमाग घूम गया। उसने अपने साथी भूतों की तरफ देखकर दहाड़ लगाई, सबके सब इधर आओ, आज इस लड़की को बताते हैं कि असली खौफ क्या होता है। ये कहते ही उसने अपनी आस्तीन से 2 डरावने भूत निकाले। उसने अपना हाथ उठाया और उनके अंदर अपनी काली ताकत भरने लगा। कुछ ही पलों में वे दोनों साधारण भूत बढ़कर भयानक महाभूत में बदल गए। अब गोंग शू की तरफ पूरे 6 महाभूत खड़े थे। गोंग शू ने मेरी तरफ घमंड से देखा, जैसे कह रहा हो, अब बोल। मैं ठसके से हंसी और बोली, अरे वाह, बस इतना ही? इसी को तुम खौफ कहते हो? तुम्हें क्या लगता है ये हुनर सिर्फ तुम्हें आता है? मैंने हाथ का इशारा किया और अपनी रक्त परी को बाहर बुलाया। फिर मैंने सीधे 1 लाख यम सिक्के निकाले, उन्हें काली ताकत के बवंडर में बदला और रक्त परी के अंदर उड़ेल दिया। रक्त परी के मुंह से एक खौफनाक चीख निकली और उसकी ताकत रॉकेट की तरह बढ़ने लगी। खतरनाक और ताकतवर, भयानक, और अंत में वो सीधी महाभूत बन गई। इसके बाद मैंने अपने दूसरे भूत सोंगजान को बुलाया और वही तरीका अपनाया। 1 लाख यम सिक्कों का जादू चलते ही सोंगजान भी पलक झपकाते ही महाभूत के रूप में गरजने लगा। ये सब देखकर पास खड़ा शिन्युन चीख पड़ा, अरे बाप रे, तो यम सिक्कों का असली इस्तेमाल ये है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने फिर से 1 लाख यम सिक्के निकाले और उनकी ताकत बर्फ परी के अंदर डाल दी। बर्फ परी का रंग और गहरा हो गया। उसकी आंखों में दिव्य रोशनी चमकने लगी। कड़ाक! एक जोरदार आवाज हुई और बर्फ परी महाभूत का स्तर पार करके सीधी विनाशकारी महाभूत के पद पर पहुंच गई। अभी कुछ देर पहले जो गोंग शू मूंछों पर ताव दे रहा था, अब उसकी बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी थी। वो मुंह बाएं मन ही मन सोच रहा था, ये क्या बदतमीजी है यार, कोई भूतों की ताकत को ऐसे फैक्ट्री के सामान की तरह कैसे बढ़ा सकता है? और इस मोरिन के पास इतना पैसा कहाँ से आया? इसने तो देखते ही देखते 3 लाख यम सिक्के उड़ा दिए। मैंने बिना देर किए हुक्म दिया, आक्रमण! मेरी बर्फ परी सबसे पहले झपटी। चेन शी भी पीछे नहीं रही। उसने सीधे एक भूत का हाथ अपने दांतों से उखाड़ फेंका। जब गोंग शू ने देखा कि उसके 2-2 साथी गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, तो वो दूर खड़े एक काले कपड़ों वाले आदमी पर चिल्लाया, अरे ओ साहब, वहाँ खड़े खड़े मुजरा देख रहे हो क्या? अगर अब भी हाथ नहीं चलाया ना तो मेरे सारे भूत यहीं ढेर हो जाएंगे। वो आदमी एक तरफ सिग्नल देने वाली बंदूक निकाल रहा था और ढिलाई से बोला, हाँ हाँ बाबा, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। उसने वो सिग्नल गन आसमान की तरफ तानी और ट्रिगर दबा दिया। धड़ाम! आसमान में लाल रंग का पटाखा फूटा। कुछ ही देर में जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई कई गाड़ियां वहां आकर रुकीं। गाड़ियों से लाल रंग के कपड़े पहने लोगों का एक बड़ा झुंड बाहर निकला। उनके सरगना के हाथ में तांबे के सिक्कों से बनी एक चमचमाती तलवार थी, जबकि बाकी लोगों के हाथों में लकड़ी की तलवारें थीं। उन सब लोगों का तंत्र मंत्र हवा में आपस में मिला और आसमान में एक विशालकाय पंडित यानी तांत्रिक का भूतिया साया बनकर तैयार हो गया।
ये देखकर गुरु ली हुई के मुंह से निकला, हे भगवान! मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि तंत्र मंत्र करने वाले ये लोग इन शैतानी भूतों के साथ हाथ मिला लेंगे। मैंने हैरान होकर पूछा, गुरुजी, ये लाल कपड़ों वाले कौन हैं? गुरुजी ने कड़वे मन से बताया, मोरिन बेटी, ये तांबे के सिक्कों वाले तांत्रिक अखाड़े के लोग हैं। इनके हाथ में जो तांबे की तलवार है ना, वो भूत भगाने वाली असली जादुई तलवार की नकल है। तभी उस तांत्रिकों के गुरु ने अपनी तांबे की तलवार हवा में लहराई। उसके पीछे खड़े उस विशालकाय साई ने भी वही वार दोहराया और अपनी भारी भरकम तलवार मेरी साथी चेनशी की तरफ चला दी। चेनशी ने उस वार को रोकने की कोशिश की, पर जैसे ही वो जादुई तलवार उसके पास पहुंची, उसमें से सफेद धुएं का बवंडर निकला। छपाक! चेनशी का पूरा बाजू कटकर अलग हो गया। इस तांत्रिक अखाड़े के सामने मेरी भूत सेना की आधी ताकत भी काम नहीं कर रही थी। वे पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे। गुरु ली हुई का चेहरा गंभीर हो गया। आज तो सच में महासंग्राम चल रहा था। वे चाहकर भी इस जंग में कुछ खास मदद नहीं कर पा रहे थे। जब सबको लग रहा था कि आज मेरी हार तय है, तभी आसमान में से गड़ 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 की भयानक आवाज गूंजने लगी। सबने ऊपर देखा। एक के बाद एक काले रंग के फौजी हेलीकॉप्टर आसमान में आ पहुंचे। जैसे ही पहला हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरा, उसमें से ली बिंगयान अपने साथ दर्जनों हथियारबंद जवानों को लेकर बाहर निकली। वो हेलीकॉप्टर उड़ा तो दूसरा आकर उतरा। ऐसे करते करते पूरे 7 हेलीकॉप्टर आए और 100 से ज्यादा भारी हथियारों से लैस स्पेशल कमांडो जमीन पर उतर आए। ली बिंगयान ने उन तांत्रिकों को ठंडी नजरों से घूरा और फिर मेरी तरफ मुड़कर पूछा, सब ठीक तो है ना मोरिन? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अभी तक तो जिंदा हूँ। ली बिंगयान मुस्कुराई और बोली, देखा मेरी फौज की ताकत। भूतों को पकड़ना भले मुझे न आता हो, पर इंसानों को ठिकाने लगाने में मैं उस्ताद हूँ। पास खड़े गुरु ली हुई मन ही मन हैरान रह गए। इंसानों की बनाई ये मशीनें और बंदूकें भी क्या कमाल की चीज हैं। ली बिंगयान ने धीरे से अपना हाथ उठाया और सारे कमांडोज ने अपनी बंदूकों की कॉकिंग खींच ली। गोली चलाने की पूरी तैयारी थी। तांत्रिक अखाड़े के लोगों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। वही आदमी जिसने सिग्नल दिया था गिड़गिड़ाने लगा, गोली मत चलाना, अरे भाई गोली मत चलाना। ली बिंगयान ने थूकते हुए कहा, मुझे तो सोचकर भी उल्टी आती है कि तुम जैसे नीच लोग अपनी जान बचाने के लिए इन शैतानी भूतों के तलवे चाटने लगे। वो आदमी फिर से गिड़गिड़ाया, हमसे गलती हो गई मैडम, हम अपनी गलती मानते हैं, पर मेहरबानी करके गोली मत चलाइए। ली बिंगयान ने उसकी तरफ देखना भी वाजिब नहीं समझा। उसने मेरी तरफ घूमकर पूछा, अगर ये सब मारे गए तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना? मैंने बेपरवाही से कहा, मुझे क्या, ये समाज के कीड़े हैं, मर जाएं तो दुनिया का कचरा ही साफ होगा। दूर खड़े तांत्रिकों ने जब ये सुना तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो आदमी फिर चिल्लाया, ली मैडम, ऐसा मत कीजिए, बैठकर बात करते हैं ना। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही धाय! एक जोरदार गोली की आवाज हुई और वो आदमी वहीं जमीन पर ढेर हो गया। ये देखकर बाकी सारे तांत्रिक डर के मारे अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। मैंने अचरज से ली बिंगयान की तरफ देखा, अरे तुमने तो इसे सीधे गोली ही मार दी। ली बिंगयान ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा मारा, मेरा इससे क्या लेना देना? इस पूरे कांड की मुख्य मुजरिम तो तुम हो। मैं सन्न रह गई। क्या ये क्या नया खेल है भाई? मुझे क्यों घसीट रही हो? ली बिंगयान ने धीरे से समझाते हुए कहा, अरे समझो ना, ये लोग तुम्हें मारने आए थे और तुमने अपनी जान बचाने के चक्कर में इस गुंडे शेनफेई को ढेर कर दिया। कितना सीधा और सच्चा मामला है ना? मैंने तुरंत हाथ खड़े किए। अरे ली मैडम, बात साफ साफ बताओ, मैं किसी की मुर्गी चोरी का इल्जाम अपने सिर नहीं लेने वाली। ली बिंगयान ने बेचारगी से कहा, अरे सच कहूं तो इस आदमी ने हजारों काले कारनामे कर रखे थे। कानून के हाथ इस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। आज तुम्हारे नाम का सहारा लेकर मैंने इस साले का काम तमाम कर दिया। उसकी बात सुनकर मुझे समझ आया। मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ये बात है, तब ठीक है, ये इल्जाम मैं अपने सिर लेती हूँ। फिर मैंने तुरंत घूमकर गोंगशू की तरफ देखा। गोंगशू ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मोरिन इतनी खतरनाक और जहरीली निकलेगी। वो समझ गया कि अब यहाँ से रफू चक्कर होने में ही भलाई है। वो पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि मैंने हवा की रफ्तार से झपटकर उसका रास्ता रोक लिया। मैंने हवा की रफ्तार से झपटकर उस नीच दानव गोंगशू का रास्ता रोक लिया और फिर से उससे भिड़ गई। गोंगशू का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। वो दंतकीट कसते हुए बोला, छोकरी, अगर मैं यहाँ से भागना चाहूँ ना तो तू मुझे छू भी नहीं सकती। तेरी ये घटिया आत्मा पकड़ो विद्या मेरे आगे एक पैसे की नहीं है। मैंने देखा कि सच में मेरी आम विद्याओं का उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। तब मैंने बिना देर किए अपनी वो दिव्य बिजली वाली जादुई कुल्हाड़ी बाहर निकाली। अगले ही पल मेरी पूरी देह पर कड़कड़ती हुई नीली बिजली का कवच छा गया। जैसे ही गोंगशू ने मुझ पर हमला करने के लिए छुआ, बिजली के भयानक झटके से उसका शरीर धुएं की तरह गायब होने लगा।
गोंग शू ने बदहवास होकर अपनी वो तंत्र मंत्र वाली लाठी उठाई और किसी तरह मेरी बिजली के वार को रोका। दूर खड़ी ली बिंग्यान की भौहें तन गईं। वो मन ही मन सोचने लगी, इसके पास ये बिजली वाली कुल्हाड़ी कहाँ से आई और ये इस वक्त इसे इस्तेमाल क्यों कर रही है? ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उधर खड़े गुरु ली हुई भी अचरज में डूब गए। इस लड़की के हाथ में ये बिजली वाला अस्त्र, ये कैसे मुमकिन है? ये तो विज्ञान और तंत्र के नियमों के खिलाफ है। कोई भूतों की मालिक यानी भूत साधक भला बिजली अस्त्र कैसे चला सकती है? इंसान जब भूतों से सौदा करता है तो उसका शरीर बिजली की पवित्र ताकत को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। इसके पास तो इतने सारे खतरनाक महाभूत हैं, फिर तो बिजली का असर इस पर उल्टा पड़ना चाहिए था। गोंग शू तो मारे डर के थर थर कांपने लगा। तू ये अस्त्र कैसे चला सकती है? तू कोई भूत नहीं है क्या? मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। क्यों नहीं चला सकती? मैं कोई भूत प्रेत थोड़ी ही हूँ। गोंग शू का दिमाग चकरा गया। अगर तू जिंदा इंसान है तो फिर यमलोक में अफसर बनकर क्या कर रही थी? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे एक जोरदार लात उसकी छाती पर रसीद कर दी। गोंग शू की हिम्मत नहीं हुई कि वो सीधे वार को झेले। वो दुम दबाकर पीछे भागने लगा। मैंने हुंकार भरी और उंगलियां चटकाईं। कड़ाक! बिजली की एक खतरनाक लकीर हवा को चीरती हुई सीधी गोंग शू पर जा गिरी। बिजली लगते ही गोंग शू छटपटाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चलने फिरने की ताकत खत्म हो गई। लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। जैसे ही मैं उसे हमेशा के लिए मिटाने आगे बढ़ी, अचानक हवा में लाल लाल फूल की पत्तियां तैरने लगीं और जमीन पर गिरते ही ओझल होने लगीं। मैंने मुड़कर देखा तो लाल रंग का शाही जोड़ा पहने एक खौफनाक महिला भूत वहां आकर खड़ी हो गई थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मैंने सीधे चेतावनी दी। मुझे नहीं पता कि इस गोंग शू ने तुम्हें क्या लालच दिया है या प्रेत लोक ने तुमसे क्या वादे किए हैं, पर मेरी मानोगी तो इस लफड़े में टांग मत अड़ाओ। अगर मैं अपनी पर आ गई ना तो यमलोक का कोई अफसर भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। वो महिला भूत मुस्कुराई और बोली, मुझे मिटाओगी? मैडम, तुम भी यमलोक की अफसर हो और मैं भी। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मिटा सकती हो? मैंने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ 7 सालों में एक मामूली सिपाही से अफसर कैसे बन गई? इतनी भयंकर जंगें लड़कर भी मैं आज तक जिंदा कैसे हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि ये सब सिर्फ मेरी किस्मत का खेल है? वो महिला अफसर थोड़ी उलझन में पड़ गई। मुझे सच में हैरानी होती है। तुम्हारी सारी ताकत निचोड़ चुकी है, फिर भी तुम में इतना घमंड किस बात का है? तुम अपनी वो बिजली वाली विद्या दोबारा तो इस्तेमाल नहीं कर सकती ना? सच कहूँ तो मैं तुमसे दुश्मनी नहीं चाहती, मैं बस इसे यहाँ से जिंदा ले जाना चाहती हूँ। जमीन पर पड़ा गोंग शू बदतमीजी से हंसते हुए बोला, देखा छोकरी, कहा था ना तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने धीरे से अपना मुंह खोला और मेरी जीभ से काले रंग की खौफनाक बूंदें जमीन पर टपकने लगीं। अगले ही पल मेरे गले के अंदर से ऐसी चीखने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली शैतानी आवाजें निकलने लगीं, जो इंसानों की हो ही नहीं सकती थी। मुझे बाहर निकलने दो, मुझे बाहर जाकर इन सारे भूतों की गर्दनें मरोड़ने दो, मुझे जाने दो। अरे तुम तो पिछली बार बाहर गए थे ना, इस बार मेरी बारी है, मुझे जाने दो। मालकिन, मुझे बाहर निकालो, मैं सबका खून पी जाऊंगा। मैंने अपनी पूरी ताकत समेटकर एक आखिरी दहाड़ लगाई। अगले ही पल 2 पैरों वाली एक बेहद डरावनी महाडायन, भूतों की माँ प्रेत माता सबके सामने आ खड़ी हुई। उसके बाहर आते ही ऐसा भयंकर दम घोंटने वाला खौफ फैला कि वहां मौजूद हर इंसान और भूत की सांसें अटक गईं। उस प्रेत माता ने बस एक नजर घुमाकर उन छोटे मोटे भूतों को देखा और भड़ाक 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 वे भूत गुब्बारे की तरह हवा में फट फट कर राख होने लगे। मेरी वफादार चेनशी और बाकी साथी भूत डर के मारे अपना माथा जमीन पर टेक कर कांपने लगे। पास खड़ी ली बिंग्यान की सांसें थम चुकी थीं। खौफ के मारे उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया था। गुरु ली हुई थर थर कांपते हुए फुसफुसाए, प्रेत माता, ये तो पौराणिक कथाओं वाली खौफनाक प्रेत माता है। मेरा अपना चेहरा सफेद पड़ चुका था। इस प्रेत माता को अपने अंदर से बाहर निकालने में मेरा शरीर पूरी तरह से निचोड़ चुका था। मेरी रूह कांप रही थी। प्रेत माता मेरे पास आई और मीठी पर डरावनी आवाज में बोली, ओ हो मालकिन, आपने तो बरसों से मुझे याद ही नहीं किया। मैंने दूर भागते हुए गोंग शू की तरफ उंगली उठाई और हाँपते हुए कहा, उसे पकड़ कर लाओ। प्रेत माता ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया। फिर उसने अपने पास रखे एक काले मटके में हाथ डाला और अंदर टटोलने लगी। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही थी, किसे बाहर निकालूं? R1? नहीं, वो तो बहुत सुस्त है। R2? वो भी मजा नहीं देगा। ये वाला? नहीं, ये भी नहीं। वो ऐसे चुन रही थी जैसे कोई बाजार से सब्जी खरीद रहा हो। ली बिंग्यान ने देखा कि गोंग शू तो दूर भागता जा रहा है। उसने घबरा कर सोचा, ये औरत यहाँ समय बर्बाद कर रही है, इतनी देर में तो भूत मीलों दूर भाग जाएगा। लेकिन प्रेत माता अपनी ही धुन में बड़बड़ाती रही। अरे वाह, ऐसा लगता है मेरे ये सारे बच्चे बाहर हवा खाने को मचल रहे हैं। चलो आज इस नीले वाले की बारी। उसने मटके से एक छोटा सा नीले रंग का शैतान निकाला और उससे बोली, जाओ बेटा, उन दोनों को घसीट कर मेरे पास लाओ। नीले शैतान ने सिर हिलाया। जी माए। उसने अपना त्रिशूल हवा में गोल गोल घुमाया।
अगले ही पल वो भागता हुआ गोंग शू और वो महिला अफसर ऐसे पीछे खींचे चले आए जैसे किसी विशाल बवंडर ने उन्हें निगल लिया हो। जब उस महिला अफसर ने देखा कि भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो वो घबरा कर चिल्लाई, मोरिन, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैंने हकारत से कहा, अब जाने की भीख मांग रही हो? बहुत देर हो चुकी है। उधर प्रेत माता ने जब देखा कि मेरा ध्यान भटक गया है तो उसने चुपके से अपना हाथ उठाया। अगले ही पल उसने गोंग शू के शरीर को किसी सूखे कपड़े की तरह मरोड़ कर ऐंठ दिया। धड़ाम! उसकी ताकत का असर सीधे मुझ पर पड़ा और मेरे मुंह से खून की उल्टी निकल पड़ी। प्रेत माता डर गई और तुरंत हाथ रोककर मुझे सहलाने लगी। अरे मालकिन, आप ठीक तो है ना? अब मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं तो बस देख रही थी कि मुझ में अभी कितनी ताकत बची है। मैंने अपने होठों से खून पोंछा और मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि मैंने प्रेत माता को बुलाया था। अगर उसकी जगह अंदर से कोई और बला बाहर निकल आती तो वो अपनी ताकत का नंगा नाच दिखाती और मेरी जान लेकर ही मानती। प्रेत माता ने अपना हाथ घुमाया, उस महिला अफसर को दबोचा, उसका कचौमर बनाया और उसे उस काले मटके के अंदर ठूंस दिया। फिर उसने मेरी बर्फ परी की तरफ इशारा किया और धीरे से पूछा, मालकिन, वो बर्फ वाली भूत बड़ी खास लग रही है, क्या वो आप मुझे खाने के लिए दे सकती हो? बर्फ परी डर के मारे थर थर कांपने लगी। मैंने तुरंत मना किया, बिल्कुल नहीं, छुओगी भी नहीं उसे। बर्फ परी ने कांपते हुए मुझसे कहा, मालकिन, जब मैं जिंदा थी तो इस औरत ने जायदाद हड़पने के लिए मुझे जिंदा जला दिया था। आज मुझे इसके अंदर वही पुरानी बदबू आ रही है। ये आज भी जिंदा है, मेहरबानी करके इसे मार डालिए। मैंने बेबसी से सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गई। जब प्रेत माता ने देखा कि मेरी हालत बहुत खराब हो रही है तो वो खुद ब खुद वापस मेरे शरीर के अंदर समा गई। उसके जाते ही मैं निढाल होकर गिर पड़ी। मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि मैं जरा सी काली ताकत भी इस्तेमाल कर सकूं। मैंने बर्फ परी से कहा, इसका काम तमाम करो। बर्फ परी ने आगे बढ़कर गोंग शू के उस मरोड़े हुए शरीर को अपने हाथों से चीरकर चिथड़े चिथड़े कर दिया। इसी के साथ ये भयानक जंग हमेशा के लिए खत्म हो गई। बाकी रहे तांबे के अखाड़े के वो तांत्रिक, तो ली बिंगयान की फौज उन सबको घसीटकर अपनी गाड़ियों में भरकर ले गई और सलाखों के पीछे डाल दिया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो होटल के कमरे के बाहर से मुझे कुछ जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी। क्यों भाई, तुम्हें क्या लगता है मोरिन भाई ठीक तो होंगे ना? अरे हाँ, ठीक ही होंगे, पर सुना है कल रात बड़ी भयानक जंग हुई थी, पूरा आश्रम ही उड़ गया। मैं तो कहूँ कल रात मेरा कमरा ऐसे कांप रहा था जैसे भूचाल आ गया हो। अब समझ आया कि वो भूचाल नहीं, अपने मोरिन भाई का धमाका था। मैंने अंदर से ही झुंझलाकर आवाज लगाई, अरे कौन है बाहर? फू वानसान ने तुरंत दरवाजे पर बड़े अदब से कहा, मोरिन भाई, मैं हूँ फू वानसान। उसके साथ खड़ा दूसरा बंदा बोला, और मैं भी हूँ झुआंग रुओ। मैंने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, अंदर आ जाओ। दोनों अंदर आए और ऐसे मेरी खातिरदारी में लग गए जैसे किसी बड़े नेता की खिदमत कर रहे हों। फू वानसान बोला, मोरिन भाई, आप ठीक तो है ना? सुना है कल आपको खून की उल्टी हुई थी। झुआंग रुओ ने तुरंत बात लपकी, हाँ मोरिन भाई, मेरे बड़े भैया शहर के सबसे बड़े अस्पताल के डायरेक्टर हैं। कहो तो अभी उन्हें पूरी मेडिकल टीम के साथ यहाँ बुला लूं। मैंने उन दोनों को अजीब नजरों से देखा। अरे यार, जरा सी खरोंच आई है, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत है? झुआंग रुओ तो जैसे हाथ पांव फूलने लगे। अरे अरे, चोट लगी है? ये तो बड़ी गंभीर बात है। मोरिन भाई, आप मना मत कीजिए, मैं अभी भैया को फोन घुमाता हूँ। फू वानसान के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें आ गईं। मोरिन भाई, कल रात ऐसा कौन सा खतरनाक भूत आ गया था जिसने आपको भी जख्मी कर दिया? मैंने हाथ हिलाते हुए उनसे कहा, अरे छोड़ो यार, तुम दोनों भी ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। ये देखते ही फू वानसान ने तुरंत बात बदल दी और कहने लगा, अच्छा ये बताओ, मैंने सुना कि कल आपका घर आग में जलकर राख हो गया था, इसलिए मैंने आपके लिए एक शानदार नई विला तैयार करवाई है। सच में यार, इस फू वानसान की खबर कितनी तेज है ना? कल ही तो मोलिंग का घर जला था और आज सुबह सुबह इसे सब पता भी चल गया। फू वानसान आगे मुस्कुराते हुए बोला, अब तो हम दोनों एक ही विला सोसाइटी में साथ साथ रहेंगे। पास ही खड़ी झुआंग रुओ ने भी खुशी खुशी कहा, हाँ, मैं भी अपने इस नए घर में आ चुकी हूँ। लेकिन दोस्तों, अभी मैं अपने नए घर को ठीक से चारों तरफ घूमकर देख भी नहीं पाया था कि फू वानसान एकदम घबराया हुआ भागा भागा आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो हाँफते हुए बोला, मो भाई, मुसीबत आ गई है। ली परिवार ने अपने बंदों को भेजा है और वो इस वक्त सीधे मेरे घर पर आकर बैठे हैं। ये सुनते ही मैं बिना देर किए फू वानसान के साथ उसके घर की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही हमने घर के अंदर कदम रखा, देखा कि सफेद रंग का सूट पहने एक लड़की बड़े एटीट्यूड में टांग पर टांग चढ़ाकर बैठी थी और झुआंग रुओ से कुछ बातें कर रही थी। उस लड़की के ठीक बगल में एक तगड़ा आदमी खड़ा था जिसके हाथ पर बड़े बड़े टैटू बने हुए थे। फू वानसान ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाकर बताया, ये ली परिवार की तीसरी बेटी है, ली यूएमई। ली यूएमई ने जब देखा कि फू वानसान किसी को साथ लेकर आया है तो वो बड़े ठंडे और रूखे लहजे में बोली,
फू वानसान, तुम अपने साथ किसी और को क्यों बुला लाए? मैंने तुमसे साफ साफ कहा था ना कि मैं यहाँ बस कुछ सवाल पूछने आई हूँ, किसी को जान से मारने नहीं। फिर तुम इतना डर क्यों रहे हो? फू वानसान ने बात संभालते हुए झूठी मुस्कान के साथ कहा। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा खास दोस्त है। तभी ली युएमई के तेवर अचानक बदल गए और वो सख्त आवाज में पूछताछ करने लगी। मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि उस ली सान की मौत के पीछे आखिर किसका हाथ था? ये कहते ही उसने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली और टेबल पर रखते हुए बोली, इस औरत को तो तुम लोग अच्छी तरह पहचानते ही होगे, है ना? उस फोटो को देखते ही मेरा खून खौल उठा। फोटो में उस बेचारी औरत के दोनों हाथ हवा में बंधे हुए थे। उसके पूरे शरीर पर कोड़ों के भयानक निशान थे। वो खून से लथपथ थी और उसकी हालत बेहद दर्दनाक लग रही थी। मैंने तुरंत ली युएमई की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाते हुए पूछा, होंग यानशुआन कहाँ है? ली युएमई ने मेरे सवाल का सीधा जवाब न देकर उल्टा मुझसे ही पूछ लिया, तो क्या ली सान का कत्ल तुमने ही किया है? मैंने बिना किसी डर के सीधे कहा, हाँ, ली सान को मैंने ही मारा था। अब तुम्हारी बारी है, मुझे जवाब दो। होंग यानशुआन कहाँ है और उसकी ये हालत किसने की है? ली युएमई बड़े बेपरवाह अंदाज में बोली, मानना पड़ेगा, ये औरत बड़ी जिद्दी निकली। इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी इसके मुंह से तुम लोगों के बारे में एक शब्द भी नहीं निकला। उसकी ये बात सुनकर मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें इंसान की भाषा समझ नहीं आती? मैं पूछ रहा हूँ वो कहाँ है और उसे इस हाल में किसने पहुंचाया है? जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले, हवा में अचानक एक खौफनाक ठंडक फैल गई और आसपास कई भयानक रूहानी साए प्रकट हो गए। ली युएमई का शरीर डर के मारे कांप उठा। उसे लगा जैसे उसके ठीक पीछे कोई भयानक बला खड़ी है। उसने डरते डरते धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। एक खौफनाक चुड़ैल ठीक उसके पीछे खड़ी होकर उसे घूर रही थी। उस पल डर के मारे उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि उसने अपने बॉडीगार्ड को आवाज देनी चाहिए, लेकिन जब उसने नजर घुमाई तो देखा कि उसका बॉडीगार्ड खुद भूतों की गिरफ्त में तड़प रहा था। वो बॉडीगार्ड कोई आम इंसान नहीं बल्कि लेवल 3 का गोस्ट मास्टरी करने वाला बंदा था, लेकिन इस वक्त उसके पास विरोध करने तक का मौका नहीं था। ली युएमई ने बेहद घबराए हुए चेहरे से मेरी तरफ देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस छोटे से शहर में इतना भयानक नाइटमेयर लेवल का भूत मौजूद हो सकता है। वो गिड़गिड़ाते हुए जल्दी जल्दी बोलने लगी, सुनो, गुस्से में मत आओ, प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन अगले ही पल चेनशी ने ली युएमई का गला अपनी उंगलियों से कसकर भींच लिया। ली युएमई की सांसें अटकने लगीं और उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। वो तड़पते हुए फुसफुसाई, मैं यहाँ कोई लड़ाई करने। ये देखकर मैंने चेनशी से कहा, छोड़ो उसे। चेनशी के छोड़ते ही ली युएमई जमीन पर धड़ाम से आ गिरी। वो जमीन पर पड़ी पड़ी जोर जोर से हाँपने लगी और अपनी सांसें बहाल करने लगी। थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए वो बोली, उफ, तुमने तो मुझे लगभग मार ही डाला था। मैं यहाँ कोई बखेड़ा खड़ा करने नहीं आई थी। क्या तुम सच में मेरी जान ले लेते? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? ली युएमई ने दर्द से कराहते हुए अपनी गर्दन सहलाई और फिर फू वानसान और झुआंग रुओं की तरफ देखा। वो दोनों समझ गए और एक दूसरे की तरफ देखकर चुपचाप विला से बाहर निकल गए। जब वो दोनों बाहर चले गए तब ली युएमई ने राज खोलते हुए कहा, उस औरत को मैंने नहीं पकड़ा है और न ही मैंने उसे मारा पीटा है। ये सब मेरे बड़े भाई के आदमियों ने किया है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे वहां से सुरक्षित निकालने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और हाँ, तुमने जो लीसान को मारा है उस मामले को भी मैं हमेशा के लिए दबा सकती हूँ। मैंने ठंडे और गंभीर स्वर में कहा, दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। पहले ये बताओ कि तुम्हारी शर्त क्या है? ली युएमई के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई और वो बोली, शर्त बस इतनी है कि तुम्हें मुझे ली परिवार का अगला वारिस बनाना होगा। इसके बाद ली युएमई अपने परिवार का सारा कच्चा चिट्ठा सुनाने लगी। उसने बताया कि ली परिवार में कुल 3 बेटे और 1 बेटी हैं। बड़ा भाई सबसे बड़ा है, दूसरा भाई उससे छोटा है, ली युएमई तीसरी बेटी है और वो ली सान तो बस एक गोद लिया हुआ बेटा था। ली परिवार के मालिक की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी से बड़ा बेटा हुआ, दूसरी से दूसरा बेटा। और रही बात ली युएमई की तो वो एक सौतेली माँ यानी तीसरी औरत की औलाद थी। उसकी शक्तियाँ अपने दोनों भाइयों के मुकाबले कम थीं, इसीलिए ली परिवार में कोई भी उसका साथ नहीं देता था। ऊपर से उसके दोनों बड़े भाई सालों से उसका शोषण करते आ रहे थे। वो इतने सालों से ये सब चुपचाप सह रही थीं। लेकिन करीब 6 महीने पहले उसे अचानक पता चला कि उसका बड़ा भाई उसे और उसकी माँ को जान से मारने का प्लान बना रहा है। बस उसी दिन उसके दिल में बगावत की आग भड़क उठी, लेकिन बगावत करने के लिए ताकत चाहिए थी। और आज जब वो मुझसे मिली तो उसकी आस फिर से जाग उठी। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मैंने सीधे शब्दों में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें न सिर्फ होंग यानशुआन को बचाना होगा और ली सान वाले मामले को दबाना होगा, बल्कि इसके बदले तुम्हें मुझे यूदू मिंगहुओ यानी वो पवित्र शमशान की आग मुझे देनी होगी। ली युएमई ने चौंक कर पूछा, यूदू मिंगहुओ?
क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने बिना किसी भाव के कहा, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब सीधे सीधे बताओ, तुम्हें ये डील मंजूर है या नहीं? ली यूएमई ने अपने दांत भींचते हुए कहा, अगर तुम उस आग पर काबू पा सकते हो तो मैं वो तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त वही है, मुझे ली परिवार की गद्दी मिलनी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं होंग यानशुआन को जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहता हूँ। ली यूएमई तुरंत खड़ी हो गई और बोली, चलो फिर मैं अभी तुम्हें वहां ले चलती हूँ। जैसे ही हम दोनों विला से बाहर निकले, फू वानसान घबराया हुआ दौड़कर पास आया और पूछने लगा, मो भाई क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मामला सुलझ गया है। फू वानसान ने चुपके से ली यूएमई के चेहरे की तरफ देखा। जब उसने देखा कि ली यूएमई के चेहरे पर मुस्कान है तो उसे मेरी बात पर पूरा यकीन हो गया। उसने राहत की सांस ली और कहा, चलो भगवान का शुक्र है, सब ठीक हो गया। मो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो बहुत बढ़िया, मेरे पास कुछ बेहद कीमती और नायाब भूतिया हथियार पड़े हैं, जरा उन्हें बिकवाने में मेरी मदद कर दो। फू वानसान ने हैरानी से पूछा, क्या आपके पास पैसे खत्म हो गए? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सब खत्म हो गए। फू वानसान तो चीख ही पड़ा, क्या बात कर रहे हो? 2 लाख से ज्यादा मिंगबी पैसे सिर्फ 2 ही दिनों में उड़ा दिए? फिर उसे लगा कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया है, तो उसने तुरंत बात संभालते हुए कहा, अरे मो भाई आप बेफिक्र रहिए, इन भूतिया हथियारों को बेचने की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आगे बढ़ते हुए बोला, चलो ठीक है, मेरे साथ मेरे घर चलो और सामान ले लो। जल्दी ही हम सब मेरे नए घर पहुंच गए। जैसे ही ली यूएमई ने मुख्य दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई खौफनाक साया उसे लगातार घूर रहा हो। उसने चौंक कर मुझसे पूछा, सुनो, क्या तुमने अपने घर में भूत पाल रखे हैं? मैंने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ समझो कुछ ऐसा ही है। ये सुनते ही ली यूएमई का रंग उड़ गया। वो तुरंत 2 कदम पीछे हट गई और डर के मारे मुझे शक की निगाहों से देखने लगी। मैंने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, अरे यार तुम क्या सोच रही हो? मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मैं भूतों को पालने के लिए मिंगबी पैसों का इस्तेमाल करता हूँ, किसी इंसान की बलि नहीं देता। ली यूएमई ने झेंपते हुए झूठी खांसी खाकर कहा, हाँ, अरे मेरी गलती नहीं है भाई। कुछ साल पहले बिंग परिवार के 36 लोगों को एक ही रात में गाजर मूली की तरह काट दिया गया था और वो हत्यारा सिर्फ भूत पालने की शक्ति के लिए ये सब कर रहा था। मैंने उत्सुक होकर पूछा, फिर क्या हुआ? उस हत्यारे का क्या बना? ली यूएमई ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, फिर क्या होना था? मामला ठंडे बस्ते में चला गया। वो दरिंदा आज भी खुलेआम घूम रहा है। दोस्तों, उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन दरवाजे के पास खड़ी बिंगयू की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। दूसरी तरफ मैंने अलमारी की दराज से 13 खौफनाक भूतिया हथियार निकालकर टेबल पर सजा दिए और फू वानसान से कहा, बस यही सामान है। इससे पहले कि फू वानसान कुछ बोल पाता, ली यूएमई खुशी से चिल्ला उठी, अरे बाप रे, पूरे 13 के 13 हथियार, और वो भी ऐसे नायाब हथियार जो पूरे 7 बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर उसने मेरी तरफ देखा और उम्मीद से पूछा, क्या इनमें से 2 हथियार तुम मुझे बेच सकते हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया, हाँ क्यों नहीं, 30,000 मिंगबी लगेंगे, 1 रुपया कम नहीं होगा। ली यूएमई ने बिना किसी बहस के 2 हथियार चुन लिए और बाकी के सारे हथियार मैंने फू वानसान के हवाले कर दिए। इसके बाद मैं ली यूएमई के साथ शहर के बाहर बनी एक बड़ी विला के गेट पर पहुंच गया। जैसे ही हम अंदर जाने लगे, एक तगड़े बॉडीगार्ड ने ली यूएमई का रास्ता रोक लिया और कड़क आवाज में बोला, ली मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। ली यूएमई ने बिना एक पल गंवाए अपने साथ अनुबंधित एक खौफनाक स्तर के भूत को प्रकट कर दिया और फिर दहाड़ते हुए बोली, मैं ली परिवार की तीसरी बेटी हूँ। देखता हूँ किसकी हिम्मत है जो मुझे रोक सके। उसका ये उग्र और खौफनाक रूप देखकर वो बॉडीगार्ड डर के मारे थर थर कांपने लगा और उसने चुपचाप रास्ता छोड़ दिया। और जैसे ही मैंने उस विला के अंदर कदम रखा तो देखा कि एक घमंडी आदमी अपने चमड़े के जूते से होंग यानशुआन के चेहरे को दबाए खड़ा था और बेचारी होंग यानशुआन जमीन पर बेसुध पड़ी थी, जैसे उसमें जान ही न बची हो। वो दर्द से करहा भी नहीं पा रही थी। वो अधेड़ उम्र का आदमी बड़े ही घिनौने अंदाज में थूकते हुए बोला, इस औरत की जुबान तो लोहे की निकली। मैंने इसे तड़पा तड़पा कर इतनी यातनाएं दी, लेकिन इसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ये नजारा देखकर मेरे सीने में गुस्से की आग भड़क उठी और साथ ही मैं हैरान भी था कि होंग यानशुआन, जो खुद लेवल 4 की इतनी ताकतवर गोस्ट मास्टर है, उसकी ऐसी लाचार हालत किसने कर दी। तभी आहट सुनकर होंग यानशुआन ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उस नीच आदमी ने बड़ी बेदर्दी से होंग यानशुआन के बाल पकड़े और उसका सिर ऊपर खींचते हुए ताना मारा, ओहो मैडम तो रो भी सकती हैं, मुझे तो लगा था कि तुम कोई जिंदा लाश हो जिसे दर्द ही नहीं होता। इसके बाद उसने ली यूएमई की तरफ देखा और अकड़ कर पूछा, ली मैडम, आप यहाँ किस सिलसिले में आई हैं? ली यूएमई ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कड़क आवाज में कहा, इस औरत को मेरे हवाले कर दो।
और ली सान की मौत का मामला अब तुम लोगों के देखने की जरूरत नहीं है, इसे यहीं खत्म समझो। लेकिन उस आदमी ने ली युएमई की बात पूरी होने से पहले ही बीच में काटते हुए कहा, ली मैडम, आप अपने एक फरमान से इतने बड़े मामले को रफा दफा करना चाहती हैं? क्या ये मजाक चल रहा है? ये केस अभी बड़े साहब यानी बड़े भैया देख रहे हैं, इसमें टांग अड़ाने का हक आपको बिल्कुल नहीं है। ली युएमई अभी उसे डांटने ही वाली थी कि मैं एक कदम आगे बढ़ा और उस आदमी की आंखों में घूरते हुए चिल्लाया, इसकी ये हालत क्या तुमने की है? वो आदमी चिढ़कर मुझ पर गुर्राया, अबे ओए, तू किस खेत की मूली है बे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में बोलने की? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक चेंशी हवा में प्रकट हुई। उसने एक ही झटके में उस आदमी का सिर अपनी लोहे जैसी उंगलियों में दबोचा और बड़ी बेरहमी से जमीन पर दे मारा। फर्श के संगमरमर के पत्थर टूटकर बिखर गए। ये हमला इतना अचानक था कि उस आदमी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। उसने बदहवासी में अपनी बंधी हुई रूह यानी अपनी कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट को बाहर बुलाया, लेकिन जैसे ही वो भूत बाहर आया, चेंशी ने बिना कोई मौका दिए उसे जिंदा ही निगल लिया। अपनी रूह का ये भयानक अंत देखकर वो आदमी बुरी तरह कांपने लगा और उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई भाई गलती हो गई, आराम से बात करते हैं ना। मैंने अपनी ठंडी और कातिलाना आवाज में फिर से वही सवाल दोहराया, बता, इसे इस हाल में किसने पहुंचाया? वो आदमी घबराकर सफाई देने ही वाला था। वो मैंने ही। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, एक खौफनाक धप की आवाज हुई। चेंशी का हाथ उस आदमी की छाती के आर पार हो चुका था। उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। ये देखकर ली युएमई ने एक ठंडी सांस ली और बोली, चलो, बंदा तो गया। अब इस लाश और इस झमेले को मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम बीच में ही रफू चक्कर मत हो जाना, वरना मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और होंग यानशुआन को बहुत ही संभाल कर अपने हाथों में उठाया। फिर ली युएमई की तरफ देखकर कहा, बेफिक्र रहो, जब तक मुझे यूदू मिंगहुओ नहीं मिल जाता मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। तब जाकर ली युएमई के जान में जान आई। तभी होंग यानशुआन ने अपनी बेहद कमजोर और कांपती हुई आवाज में मुझसे कहा, शुक्रिया, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा दिल भारी हो गया था। मैंने दुखी मन से कहा, मुझे शुक्रिया मत कहो, उल्टा मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। मैं कसूरवार हूँ। पर ये तो बताओ, तुम जैसी काबिल लेवल 4 की गोस्ट मास्टर भला इन गुंडों के हत्थे कैसे चढ़ गई? होंग यानशुआन ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, धोखे का शिकार हो गई। मेरी ही बेवकूफी थी कि मैं सावधान नहीं रही। तभी मेरी नजर उसके शरीर पर पड़ी। उसके अंदर भूतिया ऊर्जा का एक कतरा भी नहीं बचा था, मानो उसकी सारी शक्तियां किसी ने किसी जंजीर से जकड़ ली हों। ध्यान से देखने पर मुझे उसकी बाह पर चिपका हुआ एक तांबे का प्राचीन सिक्का दिखाई दिया। मैंने उस सिक्के को छुआ तक नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि अगर जरा सी भी चूक हुई तो इसका असर होंग यानशुआन की बंधी हुई रूह पर पड़ेगा और उसे ऐसा नुकसान होगा जो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। पास खड़ी ली युएमई ने भी उस सिक्के को देख लिया था। उसने मुझे बताते हुए कहा, ये तांबे के सिक्कों वाले तांत्रिक मठ यानी कॉपर कॉइन सेलेस्टियल मास्टर सेक्ट का काम है। ये उन्हीं का तांत्रिक मंत्र है। ये सुनते ही मेरा दिमाग फिर से घूम गया। मैंने झुंझलाकर कहा, फिर से वही तांत्रिक मठ? ये तांत्रिक लोग आखिर चाहते क्या हैं? बार बार मुझे ही निशाना बना रहे हैं। क्या इन्हें लगता है कि मैं कोई सीधा साधा शिकार हूँ जिसे जब चाहे दबा लेंगे? ली युएमई ने मुझे शांत करते हुए जल्दी से कहा, अरे सुनो तो, वो तांत्रिक मठ यहाँ युनचुआन में नहीं है। उनका मुख्य अड्डा तो उत्तर के बिहाई शहर में है। मैंने एक लंबी सांस खींची और अपना माथा ठोक लिया। गुस्से में तो मैं भूल ही गया था कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। मैंने अपने अंदर उबलते गुस्से को जैसे तैसे दबाया और होंग यानशुआन की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम उस इंसान का नाम जानती हो जिसने तुम पर यह भयानक मंत्र फूंका था? होंग यानशुआन के मुंह से बस 2 शब्द निकले, युआन हुई। मैंने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर उंगलियां चलाते हुए कहा, ठीक है, मुझे नाम मिल गया। मैं वादा करता हूँ कि इस तड़प का हिसाब मैं उससे लेकर रहूंगा। मैंने तुरंत अपने ग्रुप चैट में मैसेज टाइप किया, क्या कोई युआन हुई नाम के बंदे को जानता है? मुझे उससे हिसाब चुकता करना है। तुरंत लिंगशी का रिप्लाई आया, लिंगशी, अरे मो भाई, तुम युआन हुई को क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो तांबे के सिक्कों वाले उस महान तांत्रिक मठ का बड़ा बंदा है। मैंने लिखा, मोलिंग, पुरानी उधारी चुकानी है। क्या तुम्हें पता है वो इस वक्त कहाँ है? लिंगशी ने तुरंत जवाब दिया, लिंगशी, अरे वाह, किस्मत देखो, वो ठीक मेरे सामने एक होटल में बैठकर खाना ठूंस रहा है। तुम जल्दी आओ। मैंने लिखा, मोलिंग, अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। लिंगशी ने तुरंत अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दी। मैं बिना एक पल गंवाए होंग यानशुआन को साथ लेकर सीधे वानहाई मॉल के उस चौक पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मेरी नजर लिंगशी पर पड़ी। वो चौक के बीचों बीच खड़ा होकर पागलों की तरह आसपास आंखें फाड़ फाड़ कर ढूंढ रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो भागता हुआ मेरे पास आया और सामने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, जल्दी करो मो भाई, वो रहा वो बंदा। देखा तो युआन हुई वहां से खिसकने की फिराक में था। लिंगशी ने गूंजती आवाज में दांव लगाया, रुक जा वहीं। युआन हुई के कदम थम गए।
उसने मुड़कर हम दोनों को बड़े अजीब तरीके से देखा और रूखेपन से पूछा, क्या बात है, कोई काम है क्या? मैं गुस्से में तिलमिलाता हुआ आगे बढ़ा और उस पर दहाड़ा, अबे ओ ढोंगी, मेरे सामने ज्यादा सीधा बनने का नाटक मत कर। होंग यानशुआन पर ये तांत्रिक बंदिश तुमने ही लगाई थी ना? युआन हुई का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। वो कड़वाहट से बोला, इससे तुम्हारा क्या लेना देना जनाब? मैंने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, बकवास बंद कर और चुपचाप होंग यानशुआन का ये मंत्र अभी के अभी वापस ले। युआन हुई ने बिना सोचे समझे साफ मना कर दिया, माफ करना, ये मेरे बस की बात नहीं है और न ही मैं ऐसा करने वाला हूँ। अच्छा तो फिर प्यार की भाषा तुझे समझ नहीं आएगी। मैंने हुंकार भरी, चेनशी बाहर आ। जैसे ही चेनशी हवा में प्रकट हुई, उसने अपनी भयानक उंगलियों से युआन हुई पर सीधा जानलेवा हमला कर दिया। युआन हुई घबराकर 2 कदम पीछे हटा और अपनी जेब से एक चमकता हुआ तांबे का सिक्का निकालकर चेनशी के वार को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। तभी पीछे से एक सफेद बालों वाले बूढ़े बाबा की गूंजती आवाज आई, अरे छोटे भाई रुको, दूसरों के फटे में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। उस बूढ़े ने आगे बढ़कर समझाने की कोशिश की, बेटा जो हुआ सो हुआ, ठंडे दिमाग से बात करो ना, आखिर बात क्या है? मैं जोर से हंस पड़ा, पर मेरी हंसी में सिर्फ जहर भरा था। तुम मुझे शांति से बात करने की सीख दे रहे हो? मेरे दोस्त को तुम लोगों के आदमियों ने लगभग पीट पीट कर मार ही डाला था, फिर मैं किस खुशी में तुमसे प्यार से बात करूं? वो बूढ़ा तांत्रिक थोड़ी देर चुप रहा, फिर गंभीर होकर बोला, देखो भाई, युआन हुई हमारे कॉपर कॉइन सेलेस्टियल सेक्ट का मेंबर है। अगर तुम कहो तो मैं इससे तुम्हारे सामने हाथ जुड़वाकर माफी मंगवा देता हूँ, बात यहीं खत्म करो। मैंने ठहाका लगाया, वाह भाई वाह, तो क्या मैं युआन हुई को पीट पीट कर अधमरा कर दूं और फिर तुमसे आकर हाथ जोड़कर सॉरी बोल दूं? क्या तुम मुस्कुराकर मुझे माफ कर दोगे? बूढ़ा अभी कुछ और ज्ञान बांटने ही वाला था कि पास खड़े लिंगशी का सब्र का बांध टूट गया। वो बीच में ही चिल्ला पड़ा, अबे ओ ढोंगी बाबा, अपने इस घटिया सेक्ट का रौब किसी और को दिखाना। इतनी देर से ची ची किए जा रहा है, अगर ज्यादा बकबक की ना तो याद रखना तुम दोनों में से कोई भी आज इस युनचुआन शहर से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। मैंने बड़ी हैरान नजरों से अपने बगल में खड़े लिंगशी को देखा। भाई साहब, ये बंदा अचानक इतना दबंग और गर्म कैसे हो गया? लिंगशी ने मेरी हैरान शक्ल देखी तो थोड़ा इतराते हुए मेरे कान में बोला, अरे मो भाई, ऐसे हैरान होकर क्या देख रहे हो? ये अपना युनचुआन शहर है, अपना इलाका। यहाँ आकर ये बाहरी लोग हमारे सिर पर चढ़कर नाचेंगे क्या? सफेद बालों वाले बूढ़े तांत्रिक का चेहरा मारे बेइज्जती के लाल पीला हो गया। उसने कड़वे लहजे में पूछा, तो छोटे भाई, तुम आखिर चाहते क्या हो? मेरा सब्र पूरी तरह खत्म हो चुका था। मैंने चिढ़कर कहा, ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम तांत्रिकों को मुझसे क्या दुश्मनी है? बार बार मेरे रास्ते में आकर कांटा बनने का बड़ा शौक चढ़ रहा है तुम लोगों को। बूढ़ा तांत्रिक एकदम हैरान रह गया, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब मेरा मन उनसे और बकवास करने का बिल्कुल नहीं था। मैं सीधे युआन हुई की तरफ बढ़ने लगा। वो बेवकूफ बूढ़ा तांत्रिक एक बार फिर बिना सोचे समझे मेरा रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। छोटे भाई, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी ये नाइटमेयर लेवल की भूतिया ताकत मेरे सामने पानी भरती है। मेरे आगे इसका कोई असर नहीं होगा। ये सुनते ही मेरे होठों पर एक खौफनाक और जहरीली मुस्कान तैर गई। अगले ही पल मेरी उंगलियों के बीच एक नीले रंग का दिव्य बिजली का मंत्र यानी थंडर तावीज चमकने लगा और फिर मैं हवा की रफ्तार से बिजली की तरह उस बूढ़े की तरफ लपका। बूढ़ा तांत्रिक एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर उसने आनन फानन में अपने तांबे के सिक्कों की तलवार लहराई और सिक्कों की एक बौछार मेरी तरफ फेंक दी, लेकिन मैंने बिना डरे अपने नंगे हाथ से उस तांबे की तलवार को सीधे पकड़ लिया। अगले ही पल दोनों तरफ की भयानक ताकतों का जोरदार टकराव हुआ और एक खौफनाक धमाका गूंज उठा। वो तांबे की तलवार तिनके की तरह हवा में उड़कर चूर चूर हो गई। उस धमाके के झटके से वो बूढ़ा 1 मीटर पीछे जा गिरा। मैंने बिना कोई मौका दिए अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार लात उसकी छाती पर दे मारी। बूढ़ा बुरी तरह कांप उठा। मेरी लात में समाई वो कड़कती हुई बिजली की भयंकर लहर उसके पूरे शरीर में फैल गई और अगले ही पल वो सफेद बालों वाला बूढ़ा तांत्रिक जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसकी लड़ने की सारी शेखी एक ही झटके में निकल चुकी थी। लिंगशी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मेरे हाथ में जलते हुए उस थंडर तावीज को ऐसे घूर रहा था मानो उसने कोई अजूबा देख लिया हो। वो हकलाते हुए बोला, हे भगवान, मो भाई, क्या ये सचमुच का बिजली का तावीज है? फिर वो माथा पकड़कर महा हैरानी से पूछने लगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है मोलिंग? तुम एक तरफ तो भूतों को वश में करने वाले गोस्ट मास्टर हो और दूसरी तरफ तुम इस पवित्र बिजली के तावीज का इस्तेमाल भी कर रहे हो। ये तो साइंस के बिल्कुल खिलाफ है यार, ये तो नामुमकिन है। उसकी बात सुनकर मेरा सिर चकरा गया। मुझे एक पल के लिए लगा कि ये लिंगशी भी उस फैंग मिंग्यू की तरह क्यों बात कर रहा है। दोनों को हर बात में ये साइंस के खिलाफ है, बोलने का कीड़ा है क्या? मैंने बात टालते हुए चेहरे पर झूठी गंभीरता लाकर कहा, अरे पगलू, तू नहीं समझेगा। जहाँ साइंस की सीमा खत्म होती है ना, वहीं से तंत्र मंत्र और हमारी दुनिया शुरू होती है। ये कहकर मैंने लिंगशी को वहीं बकबक करने के लिए
छोड़ दिया और सीधे उस बूढ़े तांत्रिक की तरफ बढ़ा। मैंने उस सफेद बालों वाले बूढ़े को डांटते हुए कड़क आवाज में कहा, अरे ओ बूढ़े ढोंगी, तुझे क्या लगा था कि तू अमर है और तुझे कोई हरा नहीं सकता? आज तो मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। जाकर अपने उस सबसे बड़े गुरु को मेरा पैगाम दे देना कि जिस दिन भी मैं उत्तर के बिहाई शहर आया ना, उस दिन तुम्हारे इस कॉपर कॉइन सेलेस्टियल सेक्ट का नामो निशान मिटा दूंगा। वो बूढ़ा तांत्रिक मारे गुस्से और बेइज्जती के लाल पीला हो गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। थोड़ी देर बाद अपनी सांसें संभालते हुए वो भारी आवाज में बोला, हमारे तांत्रिक मठ ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया है जो तुम इतनी कड़वी बात कह रहे हो? हमारा सेक्ट तो हमेशा लोगों की भलाई के लिए भूतों का शिकार करता है और दुनिया को बचाता है। अगर तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें भगवान का प्रकोप झेलना पड़ेगा। कुदरत तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैंने नफरत से थूकते हुए कहा, खाक लोगों की भलाई करते हो तुम लोग। तुम ढोंगी तांत्रिक अंदर ही अंदर उन खौफनाक भूतों और दुष्ट आत्माओं के साथ हाथ मिलाए बैठे हो। क्या इसी को तुम भलाई कहते हो? बूढ़ा तांत्रिक ये सुनते ही दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो हकलाते हुए बोला, ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? मैंने चिढ़कर कहा, मुझे अब तेरे साथ एक पल भी बहस नहीं करनी। दफा हो जा यहाँ से। और जो कहा है याद से अपने गुरु के कानों तक पहुंचा देना। वो बूढ़ा तांत्रिक बड़ी मुश्किल से जमीन से उठा। उसने एक लाचार नजर उस युआन हुई पर डाली और फिर एक लंबी सांस खींचकर चुपचाप वहां से चला गया। उस बूढ़े को जाता देख युआन हुई के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसकी रही सही उम्मीद भी टूट गई और वो पूरी तरह टूटकर बिखर गया। मैं आगे बढ़ा। मैंने जोर से युआन हुई के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए सीधे होंग यानशुआन के पास ले आया। उस घटिया इंसान की नौटंकी अब भी खत्म नहीं हुई थी। वो इस हाल में भी दूसरों पर दोष मढ़ रहा था। वो चिल्लाया, ली परिवार, हाँ ली परिवार के इशारे पर किया था मैंने सब। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना तो ली परिवार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने पूरी ताकत से एक जोरदार लात उसके मुंह पर दे मारी और दहाड़ा, अपनी बकवास बंद कर। फिर मैंने उसकी तरफ उंगली उठाते हुए कड़क आवाज में हुक्म दिया, चुपचाप होंग यानशुआन का ये तांत्रिक बंदिश हटा, और अगर कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो तुझे यहीं काट कर फेंक दूंगा। युआन हुई का शरीर डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसने बिना कोई चालाकी दिखाए तुरंत अपने हाथ चलाए और होंग यानशुआन पर लगा वो तांत्रिक मंत्र हटाना शुरू कर दिया। काम करते करते वो रोते हुए होंग यानशुआन से गिड़गिड़ाने लगा, होंग दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्लीज मुझे जान से मत मारो, मुझे छोड़ दो। लेकिन होंग यानशुआन के चेहरे पर कोई रहम नहीं था। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, मानो वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो। युआन हुई ने जल्दी जल्दी होंग यानशुआन की सारी बंदिशें खोल दी। फिर उसने डरते डरते मेरी तरफ मुड़कर पूछा, वो क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तभी होंग यानशुआन के मुंह से एक बर्फीली और खौफनाक हंसी निकली। जाना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाओगे? अगले ही पल होंग यानशुआन ने अपनी खौफनाक बंधी हुई रूह यानी अपनी कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट को बाहर बुला लिया। उस खौफनाक भूत ने प्रकट होते ही एक पल की भी देरी नहीं की और एक ही झटके में युआन हुई की गर्दन मरोड़कर धड़ से अलग कर दी। उसकी दर्दनाक चीख चौक में गूंज कर रह गई। ठीक उसी पल मेरी जेब में रखा फोन जोर जोर से बज उठा। जैसे ही मैंने फोन उठाकर कान से लगाया, दूसरी तरफ से ली बिंगयान की घबराई और हाँपती हुई आवाज आई, मोलिंग तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत गोस्ट मास्टरी सोसाइटी के हेडक्वार्टर पहुंचो, जल्दी। इससे पहले कि मैं उससे पूछ पाता कि आखिर हुआ क्या है, उसने झटके से फोन काट दिया। ये देखकर होंग यानशुआन ने मुझसे कहा, अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो तुम जाओ, मैं खुद अकेली अस्पताल चली जाऊंगी। तभी पास खड़ा लिंगशी भी बोल पड़ा, मोलिंग देखो आज के इस पूरे मामले में मैंने भी तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद तो की ही है ना, तो क्या इसके बदले तुम कल मेरे युनलिंग और फैंग मिंग्यू के साथ उस उत्तर के बिहाई शहर चल सकते हो? मैंने एक पल सोचा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल चलूंगा। वैसे भी मुझे उस बिहाई शहर में उन ढोंगी तांत्रिकों से अपना पुराना हिसाब जो चुकता करना है। तो दोस्तों, क्या मोलिंग बिहाई शहर जाकर उन तांत्रिकों के पूरे अखाड़े को तबाह कर पाएगा? और गोस्ट मास्टरी सोसाइटी के हेडक्वार्टर में अचानक ऐसा क्या खौफनाक मोड़ आ गया है? ये सब जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार पार्ट में।